2-4 बच्चों से शुरू किया था। आज की डेट में 350 से अधिक बच्चे डेली हमारे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अब ये लड़की जो है सिर्फ कैनवास पे स्केचिंग करने या तस्वीरों को करने के अलावा जीवंत तस्वीरें बना रही है समाज की। स्टार्टिंग में बहुत गालियाँ पड़ी है, गालियाँ इन्हें ईंट पत्थर भी पड़े हैं। जिनके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो पेरेंट्स ही। ऐसा होता था कि जब हम हेल्थ चेकअप के लिए बच्चों को लेके जाते थे तो बोला जाता था कि किडनी बेच देगी बच्चों को, गुम कर लेगी। कि दुनिया बहुत बुरी है तो क्या फ़र्क है, आप कितना अच्छे हैं ये मायने रखता है। मुझे मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट्स करना, पीछा करना, टीचर्स जो फीमेल टीचर्स पढ़ाने आती हैं उनको गंदे गंदे कमेंट पास करना, बच्चों को भड़काना। आज़ादी कितने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अगर स्कूल जाने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है, अब जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है, गालियाँ सहनी पड़ रही हैं, थाने में FIR झेलनी पड़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी है। कितने बच्चे हमारे ऐसे तो जो जुआ खेलते थे, तो मैं ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स के एडिक्टेड थे। जो बच्चा ढंग से अपना नाम तक नहीं लिख पाता था वो बच्चे आज बैंक की स्लिप भर ले रहे हैं। कहीं भी कोई भी चीज़ लिखी होती है बहुत ईजिली पढ़ लेते हैं। तो आप अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हो, कैसे अपने देश को बेहतर बना सकते हो, एक बेहतर इंसान बन सकते हो, हम बच्चों को ये सिखाते हैं। साथियों, मैं अभी तमसा नदी के किनारे खड़ा हूँ। मेरे पीछे वही तमसा नदी बह रही है जो जीवनदायिनी है, जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ तमसा के तीरे चलते चलते अपनी साधना के लिए गए थे, या तपस्या के लिए गए थे, या ऋषि मुनियों को बचाने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए गए हुए थे। इसी तमसा के नदी के किनारे से चलते हुए गए थे और इसी तमसा नदी के गौरी शंकर घाट पर एक लड़की ऐसी साधना में व्यस्त है, ऐसी साधना कर रही है जिसका अपना ही एक महत्व है। ये लड़की पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के तमाम गरीब मजलूम लोगों के बच्चों को, जो शायद चाहकर भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते थे, उन सभी को प्रेरित करके उन सभी के बच्चों को उस लड़की ने स्कूल भेजना शुरू किया। और शाम के वक्त इसी घाट पर, इसी गौरी शंकर घाट पर एक तरफ ये मंदिर है जहाँ यहाँ के पुजारी साधना करते हैं, तो दूसरी तरफ ये लड़की साक्षी पांडे ये अपने बच्चों के साथ साधना करती हैं, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो देर ना करते हुए हम साक्षी से, हालांकि साक्षी के ऊपर मैंने एक इंटरव्यू बहुत पहले किया था, वो इनकी आर्ट के ऊपर इंटरव्यू था, लेकिन जो साक्षी आजकल कर रही हैं वो अद्भुत है। साक्षी से बातचीत करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अक्सर मैंने ये बात बोली है कि दुनिया बहुत बुरी है तो क्या फ़र्क है, आप कितना अच्छे हैं ये मायने रखता है, या आपका काम कितना अच्छा है, आपका समर्पण, आपका सहयोग समाज के लिए कितना अच्छा है, ये ज़रूरी है। तो देर न करते हुए अब हम साक्षी से बात करेंगे। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसी हैं? सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और हमने सुना कि अब ये लड़की जो है सिर्फ कैनवास पे स्केचिंग करने या तस्वीरों को करने के अलावा जीवंत तस्वीरें बना रही है समाज की। जी। तो कैसे ये शुरू हुआ साक्षी? सर ये मतलब मेरे कुछ अधूरे जो सपने रह गए, मैं कोशिश करती हूँ अब कि अगर मैं किसी के सपनों को पूरा करने में अगर एक छोटी सी भूमिका निभा पाऊँ तो मैं अब उन सपनों का हिस्सा बनूँ, दूसरों के सपनों का। तो बस इसी चीज़ को सोच करके मैंने ये अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाने का। 2-4 बच्चों से शुरू किया था। आज की डेट में 350 से अधिक बच्चे डेली हमारे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। 350 से अधिक बच्चे? बहुत आराम से सर, बिल्कुल। तो इसी क्षेत्र के गौरीशंकर घाट के आसपास के वो बच्चे होते हैं? हाँ, आजमगढ़ का जो एरिया हम अभी कवर कर रहे हैं उसमें फराज टोला है, गौरीशंकर घाट है, कदम घाट है, दलाल घाट है, सीताराम मोहल्ला है, और फिर आपका हथिया गांव है, फिर साथ ही साथ अनजान शहीद है, और यहाँ का सिधारी शारदा टॉकीज के पास का एरिया है। दायरा बढ़ गया जी। अब टीम हमारी बढ़ गई है। हमारी टीम इतनी अभी अच्छी है कि अब हम और भी जगहों पे काम कर रहे हैं। अभी 1-2 सेंटर्स हमें अपने और भी खोलने हैं यहाँ पे। तो आपका एक NGO है, संगठन है, सुदीक्षा फाउंडेशन, उसी के तहत ये सारी मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें? हाँ जी सर, हमारे NGO का नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन, जिसमें हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। जो सरकार तमाम स्कीम्स चला रही है, बच्चों के पढ़ाई के लिए इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, तो हमारा काम ही यही है कि हम बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकें, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चों को मुहैया कराई जा सके।
यहाँ के बारे में मेरे बहुत सारे सवाल हैं साक्षी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने सुना था कि आप वाराणसी जब रहती थी पढ़ाई के दौरान, तब भी आप ऐसे ही स्लम बस्तियों के बच्चों को पढ़ाती थी, कितनी सही है वो बात? हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है। 2019 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। ये आप कह सकते हैं कि तब लोग उतना जानते नहीं थे, तब मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ये एक दिन इतना बड़ा टीम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बस मेरी ये मन की खुशी थी, मुझे सुकून मिलता था इस चीज़ में, तो मैं ये काम करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो 4-5 बच्चों से कैसे इतनी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो बनारस में भी मैंने काम किया है इस फील्ड में, और मैं बनारस से जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, ग्रेजुएशन मेरा, तो मैंने साथ साथ में ये चीज़ें कंटिन्यू करी। तो उस चीज़ें होती गई, बीच में कोविड आया, कोविड में कुछ चीज़ें रुकी भी हमारी, पर लेकिन उसके बाद फिर ये जर्नी हमारी जो है वो चलती गई। टीम मेंबर्स बड़े धीरे धीरे करके, तो वो सारी चीज़ें मैनेज होने लगे। मैं बनारस रहती थी तो यहाँ पे टीम मेंबर्स हैंडल कर लेते थे सारी चीज़ें। अभी हमारी एक ब्रांच दिल्ली में भी है, तो मैं जब वहाँ होती हूँ तो यहाँ पे बाकी टीम मेंबर्स और टीचर्स सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो वो यानी नेशनल लेवल पर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है। अभी तो यकीन मानिए साक्षी बहुत छोटी बच्ची, और हम सब इसी शहर के रहने वाले हैं। अक्सर मैंने देखा है तमाम सरकारी आयोजनों में, चाहे वो महिलाओं से संबंधित तमाम जो मुद्दे होते हैं, इशूज़ होते हैं, वो जन जागरूकता के कार्यक्रम हो या जो भी हो, उसमें सबसे आगे बढ़ कर के साक्षी ने हिस्सा लिया है। और हरदम चहकते फुदकते एक बच्ची आज इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जो वाकई में इतना बेमिसाल है। मैं तो सोच के आया था कि शायद ये गौरी शंकर घाट की कहानी है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, अनजान शहीद की भी कहानी है, और फराज टोला की भी कहानी है, सिधारी की भी कहानी है, और दिल्ली की भी कहानी है। मेहनत तो बड़ी करनी पड़ रही है। साक्षी, कैसे शुरुआत किया, कैसे लोगों को कन्विंस किया? क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट हमारे पास है, हम तो ये मानते हैं कि यहाँ के लोग अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ने नहीं भेजते थे पहले। हाँ सर, ये कितनी सच है ये बात? बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ में, अच्छे कामों में मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में बहुत गालियाँ पड़ी है, गालियाँ ही नहीं, ईंट पत्थर भी पड़े हैं। जिनके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो पेरेंट्स ही। ऐसा होता था कि जब हम हेल्थ चेकअप के लिए बच्चों को लेके जाते थे तो बोला जाता था कि किडनी बेच देगी बच्चों को, गुम कर लेगी। इतना ही नहीं, मतलब कंप्लेन भी हुई है थाने में, बहुत चीज़ें हुई हैं, तमाम चीज़ें। मुझे मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट्स करना, पीछा करना, टीचर्स जो फीमेल टीचर्स पढ़ाने आती हैं उनको गंदे गंदे कमेंट पास करना, बच्चों को भड़काना कि पैसा कमाने के लिए पढ़ा रही है, ये दुनिया भर की चीज़ें, एलिगेशंस लगे। पर वही है ना कि अगर आपका इरादा नेक हो तो कोई भी ये सारी दिक्कतें आते रहती है, जाते रहती है, अब फ़र्क भी नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ये सारी बातें सुन करके साक्षी को नहीं लगा कि मैं बेजा ही अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ ही रही हूँ। मैं अपने करियर को लेके ज़्यादा थोड़ा गंभीर हो जाऊँ, क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ? कभी मन में नहीं आया ये सब सारी चीज़ें? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डीमोटिवेशन आता है, नो डाउट, बुरा लगता है, इंसान है, बुरा लगता है। पर लेकिन जब बच्चों की शक्ल याद आती है और बच्चे एक बार मैम बोलते हैं, अपनी छोटी से छोटी चीज़ जब शेयर करते हैं तो लगता है कि ये बस मेरे मन की खुशी नहीं है, अब मेरी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन चुकी है। जैसे एक घर को संभालने वाला मुखिया पापा होते हैं या मेन जो गार्जियन होता है, अब मुझे लगता है अब ये बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर पे, तो मैं पीछे नहीं हट सकती चीज़ों से, और मेरा कुछ है ही नहीं, अब जो है वो सब कुछ बच्चों का है और बच्चों के लिए ही करना है। गार्जियन का कैसा रवैया है? अभी तो वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। पहले होता था कि हमें एक एक घर से बच्चों को लाना पड़ता था। कितने बच्चे हमारे ऐसे तो जो जुआ खेलते थे, तो मैं ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स के एडिक्टेड थे। हम क्या करते थे, मैं खुद उनको पैसा देती थी कि जाओ तुम पियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सामने बस पियो। इमोशनली चीज़ों को, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि वो पढ़ लिख लेंगे तो बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। उनको नहीं बनना है डॉक्टर इंजीनियर। 1 घंटे में पढ़ाई करने के बाद उनको क्या मिलेगा या कल उनको कौन सी चीज़ मिल जाएगी, उनको इस चीज़ से मतलब, आप उतने का रिजल्ट दो। तो हम बच्चों को अपने सपने देखना सिखाते हैं यहाँ पे कि आप सपने देखो एटलीस्ट। फिर उसके बाद पेरेंट्स को धीरे धीरे हम लोग कन्विंस करते गए। बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर लेकिन अब ऐसा हो गया है, इस बार हमारा जो इवेंट था, हमारा मेन फोकस था कि हमारे बच्चों के गार्जियन वहाँ पे आएँ, बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ देखें। तो ये बहुत मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट कह लीजिए, अप्रिसिएशन है कि बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं। जो बच्चा ढंग से अपना नाम तक नहीं लिख पाता था, वो बच्चे आज बैंक की स्लिप भर ले रहे हैं। कहीं भी कोई भी चीज़ लिखी होती है बहुत ईजिली पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। मैनर प्रॉपर, जो बच्चा हिंदी भी सही से नहीं बोल पाता है, वो बच्चे मेरा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में प्रॉपर दे रहे हैं। तो ये बदलाव है, कहीं ना कहीं वो 5 सालों की मेहनत है। साक्षी, एक अहम सवाल ये है कि जैसे आपने बताया तमाम बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो गए थे, उनको ड्रग्स नहीं मिलती थी तो बेचैन हो जाते थे, और उसी समय आप कन्विंस करती थी पढ़ाई के लिए, या फिर कि ठीक है पैसे ले लो हमसे, कहीं ना कहीं आपका एक ये बात थी मन में कि मेरे सामने तो नहीं पिएगा।
हो सकता है एक परिवर्तन मन में आ जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। तो कहीं उस समय कहीं असुरक्षा की भावना महसूस नहीं हुई कि ये नशेड़ी, नशे का आदि बंदा मुझे नुकसान न पहुंचा दे? नहीं नहीं, बच्चे हमें लगता है कि बच्चे मिट्टी की तरह है, आप उनको जिस रूप में ढालोगे वो वैसे ढल जाएंगे। छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं। हाँ, 12-13 साल के बच्चे, हमारे दिल्ली के ब्रांच के बच्चों को हमने कम से कम कुछ नहीं भी तो 10 से 15 बच्चों को ऐसे रेस्क्यू किया है इन सब चीज़ों से, हमने उनका छुड़वाई है। सच में हमने ये काम किया है। आप अगर पता करना चाहेंगे तो आपको पता नहीं करेंगे, साक्षी के साथ दिल्ली चल के देखेंगे भी, उन बच्चों से भी बात करेंगे ताकि दुनिया देखे कि अगर मन में चाह है ना तो बहुत सी बिगड़ी चीज़ें भी सही हो सकती हैं। आप कुछ बच्चियों से मिलाएं, हमें बच्चियों से मिलाएं जो बता सकें कि हाँ पहले भेजते थे कि नहीं भेजते थे, क्या था? ये हमारी बहुत पुरानी बच्ची है, लगभग ये 4 सालों से पढ़ाई कर रही है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आओ। ये है दिव्यांशु। क्या नाम है? अंकिता निषाद। अंकिता निषाद, किस क्लास में हो? 6 में। पहले पढ़ने जाती थी कि नहीं? नहीं। अच्छा, किसने कहा पढ़ने के लिए? साक्षी मैम। साक्षी मैम। साक्षी को देख के तो नहीं बोल रही हो? नहीं। पहले घर वाले नहीं जाने देते थे पढ़ने? नहीं। अब जाने देते हैं? यस। हाँ? हाँ। अब कहते हैं बिटिया पढ़ेगी हमारी। हाँ? हाँ। कोई पोयम वगैरह याद है? कोई कविता, पोयम? हाँ। सुना दो जरा तो। विमल हिंदू की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनाथ तेरी अनंत माँ जगत को लीला दिखा रही है, प्रकाश तेरे दया कितना ये देखना हो तो देख के सागर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मलायन गा रहे, तुम्हारा इसमें तो जिसे निहकना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे धुन में नदियाँ। ये बच्चे भी हैं, क्या नाम है तुम्हारा? छोटू निशाद। छोटू पहले पढ़ने जाते थे? ये बच्चा हमारा मतलब है, काफ़ी टाइम से ये बच्चा, इनके बड़े भाई भी हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं, दोनों बच्चे। अब एक इनका भाई है वो बैंगलोर में अभी जॉब भी कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये तीनों बच्चे आते हैं। अच्छा जी। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो यहाँ पे पढ़ाई होती है कि खाली से टाइम पास? पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है। अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? मल्टीप्लाई करना सिखाया जा रहा है। हाँ। साक्षी ने अपनी एक टीम भी बनाई है, बड़ी बहादुर टीम है साक्षी की। वहाँ उनके साक्षी की टीम के लोग हैं, देखिए यहाँ पे वाइट बोर्ड पे मल्टीप्लाई करना सिखाया जा रहा था। जब हम लोग आए तो उस वक्त साक्षी नहीं थी। चलिए साक्षी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं साक्षी कि ये सब करने के पीछे का जो मोटिव है, उद्देश्य क्या है आपका? सरकार तो देखिए पढ़ा ही रही है सबको, है ना? स्कूल चलो अभियान वर्षों से चल रहा है, तमाम स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं। फिर साक्षी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि साक्षी इस तरह से गौरीशंकर घाट पे या फिर पत्थरबाजी वगैरह सह करके, है ना, गंदे कमेंट सह करके, थाने में जाके किडनी बेचने वाली लड़की का आरोप झेलने वाली लड़की है, तो तमाम चीज़ें आई आप पे, तो फिर क्यों कर रही हैं ऐसा? सर, मेरा मेन मकसद, अब लक्ष्य कह सकते हैं, वो यही है सिंपल सा, कि हम जो इन बच्चों को कहा जाता है ना कि अरे इनसे दूर रहो, या ये तो ऐसे ही कूड़ा बीनने वाले हैं, या मतलब नीचे तबके के लोग हैं, तो मैं जो एक ये सोसाइटी में जो एक गैप है, मैं उसको भरने का काम कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। मेरा ये कहना है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं अपने कि आपकी राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं और आपका राष्ट्र आपके लिए क्या क्या कर रहा है, तो आप अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हो, कैसे अपने देश को बेहतर बना सकते हो, एक बेहतर इंसान बन सकते हो। हम बच्चों को ये सिखाते हैं, और हम शिक्षा से जो सरकार तमाम योजनाएं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए चला रही हैं, हम उससे बच्चों को जोड़ते हैं और उसका लाभ दिलाने का काम करते हैं। साक्षी, एक बहुत छोटा सा सवाल है, सरकार से ही रिलेटेड है। क्या कहीं साक्षी को ऐसा लगता है किसी मोड़ पे कि सरकार की जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं, इस वजह से आप जैसे लोगों को आगे आकर के इस तरह की भूमिका में आना पड़ता है? सर, मैं तो ये चीज़, आज़ादी कितने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अगर स्कूल जाने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है, अब जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है, गालियां सहनी पड़ रही हैं, थाने में FIR झेलनी पड़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि सरकार तमाम चीज़ें तो करा रही है, लेकिन जो चेन बना हुआ है, एक प्रोसेस बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो ऊपर से चीज़ें आती है वो नीचे तक के लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। वो अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करें, तो अगर ऊपर से 10 रुपये आ रहा है नॉर्मल आम जनता के लिए, तो वो उन तक पहुँचते पहुँचते वो 2 रुपये बन जा रहा है। बीच के लोगों में वो चीज़ें बट जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, तो जो चेन है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। या यूँ कहें कि सोशल ऑडिट जैसा कोई सिस्टम इसमें नहीं है, ताकि ये तय कर पाएँ कि कितने बच्चे हैं,
कितने स्कूल में जा रहे हैं, कितने अभी भी वंचित हैं और कितनों को लाया जाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती तो शायद ये नहीं होता। अब प्राइमरी स्कूल से अब तो फिर भी कंडीशन बहुत बदल चुके, नहीं तो बीच बीच में न्यूज़ भी हमें देखने को मिल जाती है कि टीचर स्कूल में बैठी हैं, सो रही हैं और बच्चे अपना ऐसे ही बदमाशी कर रहे हैं। स्कूल में नंबर्स ही नहीं है। और हम जब से काम कर रहे हैं, यहाँ के आसपास के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें काउंटिंग्स बढ़ी है, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी है। तो हमारा काम ही है कि अब हम अवेयर कर रहे हैं बच्चों के, आप पढ़ो, क्योंकि हम 7 घंटे का स्कूल हम नहीं चला रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मल दरी बिछाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सबसे पहले स्कूल जाएं, सरकार के साथ जुड़ करके। हम कम शब्दों में बताइए कि थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते उजाले की तरफ चलते हैं। बहुत कम शब्दों में ये बताइए कि प्रशासन का क्या सपोर्ट रहता है और तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं समाज में जो इस तरह की एक्टिविटी देख करके सपोर्टिव एंगल में उनका सारा रहता है, सहयोग करते हैं, वो कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों को? सर अभी फ़िलहाल तो काफ़ी सही है, बस लेकिन ये है हमें प्रशासन से, अगर हमारा आजमगढ़ जिला प्रशासन अगर हमारी मदद कर सकता है तो हमें एक छोटी सी जगह मुहैया करा दे जहाँ पे हम बच्चों को अपने एटलीस्ट बैठा करके पढ़ा सके। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। हमारी लोगों को लगता है कि एनजीओ है तो बहुत पैसा होगा, पर अगर शायद हमारे पास उतना पैसा होता तो हम अपने बच्चों को ठंड के टाइम में पतली सी दरी पे नहीं बैठा रहे होते। तो हमें सरकार से बस ये चाहिए कि हमारी थोड़ी मदद करें। यहाँ के जो भी आम नागरिक हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी मदद करें। यहाँ के कुछ जो उच्च तबके के लोग हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स हो गए, स्कूल्स के लोग हो गए, वो लोग हमारा सपोर्ट करते रहते हैं समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं पूरे इन सब आप जैसे लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम शायद कुछ बेहतर कर पा रहे हैं सोसाइटी में। अभी ये जर्नी और भी आगे जारी रहेगी। 2 हमारे इनिशिएटिव चलते हैं। पहला इनिशिएटिव है हमारा मिशन शिक्षार्थ, जिसमें हम शिक्षा से जुड़े हुए सारे कार्य करते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है मिशन कुशल बिटिया, जिसमें हम लोग हमारी जो 15 साल से ऊपर की बच्चियां हैं अनजान शहीद की, वहाँ पे लगभग हमारे बच्चे उसमें जैसे कि हैंड पेंटेड बेडशीट हो गई, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो गए, वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हो गई, ट्रॉफीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें बच्चे अपना बनाते हैं, सेल करते हैं। अब दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने से अच्छा है कि आप अपने मेहनत का पैसा कमाओ, इज़्ज़त का पैसा कमाओ। तो हम अपने बच्चों को ये भी करा रहे हैं। जी, हमने बातचीत किया साक्षी से। साक्षी ये वही बहादुर लड़की जिसकी उम्र तो है बेहद कम अभी, है ना, लेकिन सोच जो है उम्र से काफ़ी बड़ी हो गई है, उम्र से काफ़ी बड़ी हो गई है और बहुत सारे तरीके से समाज की ये बच्ची सेवा कर रही है और प्रशासन से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख रही है बच्ची। बस ये कहना है कि हमें इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई एक ऐसी जगह मुहैया करा दी जाए जहां बच्चे सुरक्षित एक स्थान पर बैठकर पढ़ सकें, क्योंकि पास में ही दिखा दें यहीं से तमसा नदी बह रही है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा साक्षी की ख़तरा महसूस होता होगा इन बच्चों को देख करके, बड़ा ध्यान देना पड़ता होगा कहीं सीढ़ियों से उतर करके कोई नदी की तरफ ना जाए। बिल्कुल सर, अभी जुलाई के टाइम में जब पानी बढ़ा रहता है तो हम अपनी क्लासेस बंद करनी पड़ती है, क्योंकि पानी ये पूरा ऊपर तक आ जाता है। डर रहता है कि कोई भी बच्चा गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए। बहुत सारी मतलब इनसिक्योरिटीज़ होती है मन में। टीचर्स हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे रखने पड़ते हैं, वॉलंटियर्स रखने पड़ते हैं। तो हमें अगर एक छोटा सा जगह कहीं मिल जाएगा शहर में तो हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और दे सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। देखिए, हमारे आजमगढ़ की बिटिया इस शहर को ही नहीं बल्कि इस देश को खूबसूरत बनाने के अभियान में जुटी हुई है। और शहर के लोगों से या देश के लोगों से मैं बस इतना ही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्ची की मदद की जाए, ताकि ऐसे जो ज़रूरतमंद तबके के लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, वो शिक्षित हों। और जब सभी शिक्षित होंगे तभी एक समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो सुदीक्षा फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं साक्षी पांडे, उनके हौसलों को हम सलाम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इनका प्रयास कैसा है हमें ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकें और इस बच्ची की मदद कर सकें, ताकि ये समाज की मदद कर सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।